फिल्म हम लोग की कामयाबी के कुछ मनोरंजक नतीजे भी सामने आए। शाहों के शाह सेठ चंदूलाल शाह ने एक नई नवेली हिलमैन मिंग्स कार ड्राइवर समेत जिया सरहदी को तोहफे के तौर पर दी। जिया का अहंकार, जो पहले से ही सीढ़ी के ऊपरी डंडे तक पहुंच चुका था, अब आसमान छूने लगा। वो जुहू में हमारा पड़ोस छोड़कर कोलाबा के एक होटल में जाकर रहने लगे। मैं एक दो बार उनसे मिलने गया, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने जाना छोड़ दिया। ऐसी बातों का अब मैं आदी हो चला था। लेकिन सेठ चंदूलाल शाह से बढ़कर कम्युनिस्ट पार्टी ने जिया सरहदी को उछाला। उसे लगा जैसे समाजवादी यथार्थवाद का मसीहा प्रकट हो गया हो। जिया को सम्मान देने के लिए नागपाड़ा के एक बड़े मैदान में शानदार जलसा किया गया। वहां बहुत बड़ा मंच बनवाया गया, जिसके पीछे सिनेमा के पर्दे जितनी बड़ी सफ़ेद चादर पर दो चित्र बने हुए थे, एक कॉमरेड स्टालिन का और दूसरा कॉमरेड जिया सरहदी का। बाद में पता लगा कि यह सारा खर्च जिया ने खुद किया था। मंच पर सबके बीच में कॉमरेड डांगे बैठे हुए थे। उनके दाएं हाथ जिया और हम लोग के सितारे थे नूतन, श्यामा, सज्जन, दुर्गा खोटे, कन्हैया लाल, अनवर हुसैन और मैं। बाएं हाथ थे अली सरदार जाफरी, मुगनी अब्बास, साबिर और कुछ अन्य प्रगतिशील लेखक। कॉमरेड डांगे ने अपने भाषण में जिया सरहदी की तो प्रशंसा की ही, उस मौके को मेरे कान खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरी तरफ संकेत करते हुए कहा, कभी ये भी हमारे साथ थे, अब साथ छोड़ गए हैं, खैर कोई बात नहीं। कुछ सीटियां बजीं, एक दो आवाज़ें शेम शेम की भी आईं। तभी कॉमरेड डांगे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने झट भाषण का रुख मोड़ दिया। मैंने खुदा का शुक्र मनाया और सिर झुकाए बैठा रहा। हम लोग में सारी यूनिट ने एक साथ मिलकर भ्रातृभाव से काम किया था। सबको आशा थी कि भविष्य में ये यूनिट और भी मजबूत होगी और हम लोग से भी बढ़िया सामाजिक फिल्में बनाएगी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे एक पराई दुनिया में मनमर्जी का ठिकाना मिल गया हो। इसमें शक नहीं है कि जिया ने मुझे बहुत संभाला और सम्मान दिया, लेकिन लिखने के काम में उन्होंने बाजी में मेरी जितनी मदद की थी। हम लोग का मुख्य पात्र जिया ने अमरीकी नाटक टोबैगो रोड से लिया था, लेकिन उसे हिंदुस्तानी परिस्थितियों के अनुसार ढालने में उन्हें मुश्किल पेश आ रही थी। इस सिलसिले में मेरी राजनीतिक और सामाजिक सूझबूझ उनके बहुत काम आई थी। फिल्म का क्लाइमेक्स लिखने के लिए, जो लोगों को बेहद पसंद आया था, जिया, किशन चोपड़ा और मैं रात भर इकट्ठे जागे थे। अदालत में मेरा भाषण फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण था, जिसे बार बार देखने के लिए लोग टिकट खरीदते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की समालोचक क्लेयर ने, जिनकी याद में फिल्म फेयर अवार्ड की स्थापना की गई थी, मुझ में ओवर एक्टिंग का नुक्स ज़रूर निकाला था, लेकिन साथ ही लिखा था कि मेरा पात्र कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जिया सरहदी को अगली फिल्म फुटपाथ में मुंह मांगी मुरादें मिली। दिलीप कुमार और मीना कुमारी जैसे सितारे, खर्च करने के लिए बेहिसाब पैसा और सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के प्रसिद्ध विद्वान अली सरदार जाफरी, रमेश थापर, गवानकर वगैरह। लेकिन अफसोस कि इन सारी सहूलतों के बावजूद फुटपाथ बुरी तरह फेल हुई। समाजवादी यथार्थवाद का किला मजबूत न हो सका। सेठ चंदूलाल शाह तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। उनका स्टूडियो बंद हो गया और टेक्नीशियनों और मज़दूरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उधर बाजी की कामयाबी अपने करिश्मे दिखा रही थी। देखते देखते देवानंद, गीता बाली, गुरुदत्त, साहिर लुधियानवी, सचिन देव बर्मन प्रसिद्धि के शिखर पर जा बैठे और अपनी अपनी पीठ थपथपाने लगे। उनका गुणगान करने के लिए फिल्मी पत्रिकाएं भी हाजिर हो गईं। भला इस नक्कारखाने में एक अज्ञात लेखक की तूती कैसे बच सकती थी? आज भी जब मैं किसी को बताता हूँ कि बाजी की पटकथा और संवाद मैंने लिखे थे, तो वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लग जाता है। चेतन आनंद ने अपनी अगली फिल्म की पटकथा और संवाद लिखने के लिए मुझे 6,000 रुपये देने की बात की, लेकिन हम लोग के बाद 20-20 हज़ार रुपये की पेशकशें मेरे इर्द गिर्द घूमने लगी थीं। फिल्मी लेखकों की बेकदरी में देख ही चुका था, सो मैंने चेतन की बात बेदिली से ही मंजूर की। लेकिन चेतन की पेशकश का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी था। वो अगली फिल्म का निर्देशन मुझे दे रहे थे, जिसके लिए 1,000 रुपये माहवार मुझे अलग से मिलने थे।
आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उस वक्त चेतन मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे थे। अभिनेता बनने के बजाय लेखक और निर्देशक बनना मेरे स्वभाव के बहुत अनुकूल था। अगर मैं अच्छा निर्देशक बन जाता तो फिर अपने विचारों के अनुसार अपनी मर्जी की फिल्में बना सकता। तब मैं आज की तरह हिंदी फिल्मों के घटियापन के रोने रो रो कर दिल की भड़ास न निकालता, बल्कि उन्हें मोड़ देने की कोशिश कर सकता। मैं अभिनय और लिखने का अनुभव तो प्राप्त कर ही चुका था। अगर निर्देशक के तौर पर भी एक बार सफल हो जाता तो आज की तरह फिल्मों से भाग निकलने के सपने देखने की शायद ज़रूरत न पड़ती। मैंने नई फिल्म की कहानी पर 2-3 महीने काम किया। उसका नाम हमने 16 आने रखा, लेकिन एक्टिंग की पेशकशें मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच रही थीं। फिर कुछ और उलझनें उठ खड़ी हुईं जिनका जिक्र यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर उस फिल्म की योजना ठप कर दी गई। ऊपर से मज़े की बात यह कि हम लोग का उबाल ठंडा पड़ते ही एक्टिंग की पेशकशें भी झट ठंडी पड़ गईं। मुश्किल से एक फिल्म मिली, बदनाम, जो GD कश्यप फिल्मिस्तान के लिए बनाने वाले थे। उस फिल्म में श्यामा हीरोइन थी और मैं हीरो था। शीला रमानी और हेलेन भी उस फिल्म में पहली बार आईं। हेलेन उस वक्त 14-15 साल की बड़ी ही सुंदर लड़की थी, बस गुड़िया सी लगती थी। वो अपनी माँ के साथ बर्मा से नई नई आई थी। उस वक्त उसे न नाचना आता था, न हिंदी बोलनी आती थी। शिक्षा की तरफ से भी वो कोरी थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो फिल्मी भेड़ियों को बहुत जल्दी पहचान गई। माँ को तो पैसों की लालच में भविष्य उजला प्रतीत हुआ, लेकिन हेलेन को नहीं। वो जल्द ही अपनी माँ से पीछा छुड़ाकर प्रोड्यूसर PN अरोड़ा के साथ जुड़ गई। हालांकि वो उम्र में उसके पिता के बराबर थे। इस तरह वो न सिर्फ सुरक्षित होकर जीवन बिताने लगी, बल्कि नृत्य और अभिनय में भी उसने भरपूर विकास किया। मेरे दिल में हेलेन के व्यक्तित्व के लिए गहरा सम्मान है। अगर वो माँ का कहना मानकर पैसा कमाने वाली मशीन बन जाती तो कहीं की न रहती। इसी फिल्म में उल्लास और मुराद भी महत्वपूर्ण रोल कर रहे थे। दोनों की जबान पर सरस्वती विराजमान थी। उन्हें सैकड़ों हजारों की संख्या में शेर याद थे। हिंदी उर्दू उनकी मातृभाषा थी। जब वो शराब के गिलास भरकर एक दूसरे से चोंचबाजी करने लगते तो सुनने वालों पर जादू सा तारी हो जाता था। इसी तरह KN सिंह, हमीद भट्ट, कामेश्वर सहगल, कन्हैया लाल और बद्री प्रसाद जैसे कलाकारों के मुंह से भी मैं शब्दों की फुलझड़ियाँ छूटती हुई देखता और महसूस करता कि मैंने BBC की नौकरी के ज़माने में हालांकि हिंदी उर्दू पर बेहद मेहनत की थी, लेकिन फिल्मी कलाकार कहलाने का मैं तभी हकदार हो सकता हूँ जब मैं इन लोगों जैसी सहजता, रवानी और सुंदरता के साथ हिंदी बोल सकूँगा। अभिनय के मामले में मैं आवाज़ से ज़्यादा खेलने का हिमायती नहीं था, लेकिन ये ज़रूर मानता था और आज भी मानता हूँ कि जिस भाषा में अभिनेता बनना हो उसका, उसके उच्चारण का, उसकी शब्दावली और साहित्य का आदमी को माहिर होना चाहिए, वरना उसका विकास एक जगह पर आकर रुक जाने का खतरा है। इस बात को ध्यान में रखकर मैं लगातार अभ्यास करता था और मुझे सफलता भी ज़रूर मिलती थी, लेकिन फिर भी उल्लास या मुराद तक पहुंचने की उम्मीद मैं एक जन्म में तो क्या 2 जन्मों में भी नहीं कर सकता था। मुझे अपनी मातृभाषा पंजाबी की तरफ प्रेरित करने के लिए उल्लास और मुराद का बहुत सा हाथ है। उस ज़माने में फिल्में रंगीन नहीं होती थीं, बजट भी मामूली होता था, मुश्किल से 3-4 लाख रुपए। इसलिए आउटडोर शूटिंग के लिए कुल्लू, कश्मीर या लंदन, पेरिस जाने का रिवाज नहीं था। बम्बई शहर से लगभग 20 मील दूर छोटी मोटी पहाड़ियाँ और जंगल थे, जिन्हें चाइना ब्रिज या घोड़बंदर कहते हैं। बरसात शुरू होने से 1 महीना पहले आसमान में बादल दिखाई देने लगते थे। रंगीन फिल्म में नीला आसमान सुंदर लगता है, लेकिन काली सफ़ेद फिल्म के प्राकृतिक दृश्यों में बादल जान डाल देते हैं। इसलिए सभी फिल्म कंपनियां उस तरफ निकल पड़ती थीं। बड़ा ही खतरनाक समय होता था वो, क्योंकि जहां बैठो चींटियां, मक्खियां, बिच्छू, सांप वगैरह से सामना हो जाता था। एक दिन आम के पेड़ों से घिरे एक बहुत बड़े पोखर के पास 3-4 फिल्मों के लव सीन फिल्माए जा रहे थे। बादल, पानी और जंगल, भला रोमांटिक वातावरण के लिए और क्या चाहिए था। पानी को हिला हिला कर उसकी लहरों में झिलमिलाहट पैदा की जा रही थी। लेकिन उस दिन दुर्भाग्यवश एक मेंढक सांप के गले में फंस गया। उसकी चीखों ने लगभग 2 घंटे शूटिंग का काम बंद किए रखा। कोयल कूक रही होती
या बुलबुल बोल रही होती तो और बात थी, लेकिन सांप की वो आवाज़ तो प्रेम दृश्यों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। एक दिन डीडी कश्यप ने, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चेतन आनंद और बीआर चोपड़ा की तरह मेरे भी सहपाठी थे, घोड़बंदर की एक पहाड़ी जितनी बड़ी चट्टान पर कैमरा टिकाया। वो एक बड़ी खतरनाक जगह थी जहां से नीचे गहरी खाई दिखाई देती थी। यहां कैमरा रखने का क्या मतलब हुआ कश्यप साहब? मुराद ने पूछा। यहाँ हीरो और विलन की थोड़ी सी फाइट होती है, यानी आपकी और बलराज साहब की। मुराद चुपचाप खड़े अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से बिटर बिटर देखते रहे। फिर वो बोले, आपका मतलब है कि बलराज साहब और मैं यहाँ खड़े होकर लड़ेंगे? जी। बात समझ में आ गई, अब मैं पूरी तरह समझ गया कश्यप साहब, मुराद ने कहा और उल्लास की तरफ चल पड़े, जो दूर एक चबूतरे पर बैठे हुए थे। शराब का प्रबंध उल्लास ने पहले से ही कर रखा था। मुराद ने नौकरों को थोड़ा सा बर्फ, गिलास वगैरह लाने के लिए कहा। उस जगह खड़े होकर मुक्केबाजी करने के ख्याल से ही मुझे बेहद डर लग रहा था, लेकिन मुराद को इस तरह लापरवाह देखकर मैं चुप रहा और मेकअप कराने गया। जब मैं तैयार होकर फिर कश्यप के पास गया तो मुराद और उल्लास अभी भी मज़े से बैठे हुए खा पी रहे थे। कश्यप ने ऊंची आवाज़ में कहा, मुराद साहब आप भी तैयार हो जाइए। मुराद ने पहले तो जैसे सुना ही नहीं, फिर बड़े आराम से झूमते हुए कश्यप के पास आए। मुझे याद फरमाया कश्यप साहब? जी हाँ, शॉट रेडी है। शॉट? बताया तो था आपको, बलराज साहब और आपके लड़ने का एक शॉट लेंगे यहाँ। लड़ाई भी तो कई तरह की होती है कश्यप साहब, आपका मतलब किस किस्म की लड़ाई से है? बस यूं ही थोड़ी सी मुक्केबाजी, जैसे कि आम फिल्मों में होती है, कश्यप ने हंसकर कहा। बात समझ में आ गई कश्यप साहब, अब मैं पूरी तरह से समझ गया, मुराद ने दांतों में दिया सलाई घुमाते हुए कहा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। तो फिर आप तैयार हो जाइए ना, वरना सूरज की पोजीशन बदल जाएगी। मैं इस सिलसिले में आपसे कुछ अर्ज करना चाहूँगा कश्यप साहब, मुराद ने कहा। फरमाइए। एक मुश्किल पेश आ रही है, मुराद ने कहा। क्या? लड़ना तो एक तरफ रहा कश्यप साहब, मुझ नाचीज से तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मुराद ने कहा, और वो अपना सफ़ेद कुर्ता पैजामा झड़काते हुए बड़े आराम से चलते हुए उल्लास के पास जाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने साहस बटोर कर कहा, कश्यप साहब से कहकर अगर कैमरा थोड़ा पीछे हटा लिया जाए तो फिर शॉट हो सकता है। बलराज साहब, अच्छा यही रहता कि इंसान अपना ख्याल करे और दूसरों के मामले में दखल न दे, लेकिन अगर काम पर आए हैं तो काम तो होना चाहिए। तब मुराद ने मेरी तरफ मुड़कर एक ऐसा वाक्य कहा जिसका मतलब मैं आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बलराज साहब, हमें इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी दुम उठाकर देखा है घोड़ी ही नजर आई है, घोड़ा आज तक नजर नहीं आया। बदनाम की बहुत सी आउटडोर शूटिंग मनाली में भी हुई। मेरे ख्याल में इससे पहले कुल्लू मनाली में कभी किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हुई थी। कश्यप ने यह फिल्म के दृष्टिकोण से किया था या शीला रमानी को रिझाने के लिए, इस बारे में यूनिट के लोगों की अलग अलग रायें थीं। उन दिनों रास्ते बहुत ख़राब थे, खासकर मंडी से कुल्लू वाला रास्ता तो बहुत ख़तरनाक था। ऊपर से फिल्मिस्तान के किसी अधिकारी ने सफ़र और रिहाइश का ठेका पठानकोट के अपने किसी रिश्तेदार को दिला दिया था। उसने पैसे बचाने के लिए हमें एक निकम्मी सी बस दी और ऐसे ड्राइवर के हवाले कर दिया था जिसने पहले कभी उस सड़क पर बस चलाई ही नहीं थी। हम व्यास दरिया की नज़र होते होते बड़ी मुश्किल से बचे, फिर भी उल्लास की मज़ेदार बातों ने हमारा हौसला बनाए रखा। वो जब व्यास को वीएम व्यास कहकर बुलाते तो खतरे के बावजूद सबकी हंसी फूट पड़ती, क्योंकि वीएम व्यास फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर और बेहद कंजूस निर्देशक का नाम था। मनाली से लौटने पर मैं पहली बार पंजाबी के प्रसिद्ध कथाकार नानक सिंह के दर्शन करने के लिए अमृतसर गया। उल्लास अब इस दुनिया में नहीं है, वो अद्वितीय व्यक्ति थे। उनके दोस्तों के लिए उन्हें भुला पाना बहुत मुश्किल है। उन्हीं दिनों भगवान गार्गी ने मुझे फिल्म अभिनय के बारे में एक किताब पढ़ने के लिए दी जिसका नाम था मॉडर्न एक्टिंग। वो हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता क्लार्क गैबल की पत्नी ने लिखी थी। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा बहुत नुकसान हुआ।
वास्तव में वो नौसिखिए कलाकारों के लिए नहीं बल्कि सिद्धहस्त कलाकारों के लिए लिखी गई थी। उसमें बताया गया था कि फिल्म अभिनेता के बाह्य लक्षणों और उसके व्यक्तित्व के प्रभावों को कैसे सुधारा जाए। वो ये मानकर लिखी गई थी कि अभिनेता ने अपने अंदरूनी लक्षणों को साध लिया होगा। कैमरे के सामने हंसते वक्त किस तरह होठों को दोनों तरफ बराबर और सीधा रखना चाहिए, उन्हें टेढ़ा नहीं होने देना चाहिए, वरना चेहरा रोनी सूरत वाला और कुरूप लगेगा। बोलते वक्त ऊपरी होंठ को ज्यादा हरकत देनी चाहिए ताकि निचले दांतों के बजाय ऊपरी दांत दिखाई दें। अगर क्लोजअप में ऊपरी दांत अदृश्य हों और सिर्फ निचले दांत दिखाई दें तो चेहरा डरावना लगेगा। क्लोजअप में बाएं दाएं देखना हो तो पहले आंखों को और फिर गर्दन को हरकत देनी चाहिए। कमरे में दाखिल होने का दरवाज़ा बंद करना हो तो बिना मुड़े हाथ पीछे करके दरवाज़ा बंद करना चाहिए। कुर्सी पर कैसे बैठना उठना चाहिए, अपनी चाल को कैसे आकर्षक बनाना चाहिए। बेशक वो एक बहुमूल्य किताब थी। अच्छा अभिनेता बनने के लिए अपने चेहरे, बोलचाल, हर हरकत में आकर्षण पैदा करना बहुत ज़रूरी है। क्लार्क गेबल ने अपनी संसार प्रसिद्ध मुस्कुराहट तैयार करने के लिए आईने के सामने महीनों तक अथक मेहनत की थी ताकि वो स्वाभाविक और उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाए। और उसी मुस्कुराहट पर लाखों स्त्रियां परवानों की तरह कुर्बान हुआ करती थीं। इसी तरह दिलीप कुमार की बिखरी हुई जुल्फों का अंदाज और उनकी उदासी भरी गहरी नज़र भी बड़ी मेहनत से तैयार की गई चीज़ें हैं। जिंदगी में बहार ले आने वाली अशोक कुमार या देवानंद की हंसी के बारे में भी ये कहना गलत ना होगा। लेकिन मेरे लिए वो किताब समय से पहले थी। उसने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। हम लोग में मैंने अपने भावों को समेटने और उन्हें केंद्रित करके अपने अंदर ले जाने का वो तरीका बड़ी मुश्किलों से सीखा था। इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी था। मेरी रुचि भी इसी तरफ थी। अपनी शिक्षा और स्वभाव के कारण मेरी नज़र में आत्म प्रदर्शन अधिक महत्व नहीं रखता था। लेकिन हीरो और स्टार बनने का लालच किसे नहीं होता। मेरी भावनाएं फिर अंदर से बाहर आने लगीं। मैं न इधर का रहा न उधर का। कैमरे के सामने मैं क्लार्क गेबल की तरह हंसने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मेरे गाल सूखे चमड़े की तरह अकड़े रहते। इस बार क्लेयर ने मेरे बारे में लिखा, ऐसा लगता है जैसे हीरो के बजाय कोई मुर्दा कब्र से निकाल कर लाया गया हो। बदनाम का रिलीज होना दिल तोड़ने वाला अनुभव था। मैं ऊपर उठते उठते फिर नीचे आ गिरा। लेकिन मेरे दोस्त गुरुमुख सिंह ने, जो आजकल बेरूत में हिंदुस्तानी फिल्मों के वितरक हैं, हॉल में से बाहर निकलते ही मेरी तारीफों के पुल बांध दिए। मैं जानता था कि उन्होंने ये सिर्फ दिखावे के तौर पर किया था, लेकिन मैं उनका आभारी हूँ कि उस समय मुझे सहारा देने वाला कोई दोस्त मेरे साथ था।